शियुआन ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा कि वह कभी सहमत नहीं होगा। राक्षस अचानक गायब हो गया। शियुआन ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह कार के अंदर है। उसके बगल में अधिकारी स्टेशन की ओर जा रहे हैं। उसे तीव्र भय महसूस हुआ और उसने सोचना शुरू किया कि उसके साथ क्या होगा। उसने सोचा कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। उसने अपनी मां की प्रतिक्रिया की कल्पना की जब उसे सच्चाई का पता चलेगा, और वह उसके चेहरे की कल्पना भी नहीं कर सका। उसने हिस्टेरिकल तरीके से चिल्लाना शुरू किया, दोहराते हुए कि उसने कुछ नहीं किया, कि उसने किसी को नहीं मारा, और जो कुछ भी हुआ वह अंगूठी के कारण था। उस पल एक अधिकारी ने उसे मजबूती से पकड़ा और कार के अंदर फर्श पर पटक दिया, सोचते हुए कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। शियुआन का दर्द और तनाव बढ़ गया और अचानक उसने अंगूठी को जोर से काट लिया, जिससे कार बेतरतीब तरीके से हिलने लगी। बेशक दोनों अधिकारियों ने अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं माना। उन्होंने सब कुछ के लिए तार्किक स्पष्टीकरण पाया, यह मानते हुए कि राक्षस और अंगूठी की कहानी केवल निरर्थक मिथक है। आखिरकार शियुआन कार के अंदर के झटके के कारण बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को एक अलग वाहन में पाया जिसमें अन्य लोग थे। उनमें से एक ने उसे बताया कि वे फूजी के लिए काम करते हैं, कि उन्होंने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और फूजी उससे बात करना चाहता है। शियुआन ने तुरंत सहमति दी और टैबलेट को पकड़ा, फूजी के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए। जब उसने उसे देखा तो वह यह देखकर बेहद चौंक गया कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था। उसने पूछा कि उसका हाथ कैसे वापस आया, और फूजी ने उत्तर दिया कि सब कुछ पैसे से ठीक किया जा सकता है, और जो उसके पास था वह बस एक कृत्रिम हाथ था। उस पल शियुआन ने अपने मामले को याद किया और फूजी से उसके लिए गवाही देने को कहा, लेकिन फूजी ने मना कर दिया। उसने उसे बताया कि उसे आसानी से बाहर निकालने के कई अन्य तरीके हैं। दूसरी ओर हम एक डॉक्टर को जेननी के शरीर की जांच करते हुए देखते हैं। साथ ही उसका फोन बजा, यह संकेत करते हुए कि उसने अपनी मौत से पहले इसे पाया था। जब यह बजा तो डॉक्टर ने इसे उठाया और बंद कर दिया। अचानक जेन्नी बैठ गई, फोन को पकड़ा और डॉक्टर से कहा कि वह उसके फोन को फिर से ना छुए। डॉक्टर सदमे में ठहर गया और उसके सदमे में और वृद्धि हुई जब उसके शरीर पर घाव पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब हो गया। तब हमें पता चला कि यह डॉक्टर एक नीच व्यक्ति था जिसे फूजी ने जेन्नी का फोन चुराने के लिए भेजा था। उसने उन्हें रेडियो के माध्यम से संपर्क किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ। फूजी को सच्चाई जानकर बेहद गुस्सा आया। गाड़ी में सभी लोग डर गए, यहां तक कि पुलिस वाला, जिसने डरते हुए पूछा कि क्या वह एक ज़ोंबी है या कुछ और। फूजी ने उन्हें रोक दिया और शियुआन से कहा कि वह किसी भी कीमत पर अंगूठी और लड़की का फोन चाहता है। उसने कहा कि अगर वह उन्हें प्राप्त करने में सफल रहा तो वह सभी को इनाम देगा, विशेष रूप से शियुआन को। वह अपनी मां के इलाज का खर्च उठाएगा और अदालत में अपनी निर्दोषता साबित करेगा। यह से बनवाद देने किया या नौ बनी खेनान। दूसरी ओर फूजी की लड़ाकू टीम जेननी का पीछा कर रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया जब तक वे उस घर तक नहीं पहुंच गए जब अचानक एक बड़ी संख्या में ज़ोंबी प्रकट हुए। सैनिकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक पल में ज़ोंबियों ने सैनिकों पर हमला किया और लगभग सभी को खत्म कर दिया। अंतिम क्षण में एक बहादुर सैनिक ने ग्रेनेड सक्रिय किया, यह फटा और पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया। डिटाच ने दोहराने में हम उस समूह पर लौट आए जिसने जो हुआ उसकी खबर प्राप्त की। फूजी ने उन्हें वहां जाने का आदेश दिया ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। थोड़ी देर बाद वे सभी उस घर में पहुंचे जो बेहद अजीब और डरावना लग रहा था। सभी ने प्रवेश करने की तैयारी की, लेकिन अधिकारी ने डरते हुए उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि यह घर पुलिस रिकॉर्ड में जाना जाता है, एक प्रेतवादित घर जो भूतों से भरा है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वह कभी बाहर नहीं आता और रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाता है। अधिकारी द्वारा कहे गए सब कुछ के बावजूद फूजी के सैनिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बिना हिचकिचाहट के घर में प्रवेश किया और अधिकारी को अपने साथ ले गए। बेचारा आदमी डर गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वे सभी अंदर गए और नीचे के फर्श की ओर ले जाने वाले गलियारे मिले। वे नीचे उतरे और सावधानी से जगह की खोज करने लगे। उस पल पुलिस वाले ने उनसे कहा कि वे उसे बंधनों से मुक्त करें। उसने समझाया कि अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो वह अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा और बोझ बन जाएगा। उनमें से एक ने तुरंत सहमति दी और जंजीरें हटा दी और वे आगे बढ़ते रहे। अचानक उनके सामने एक बहुत अजीब प्रयोगशाला प्रकट हुई। यह भयानक आकार के जीवों से भरी हुई थी, लेकिन उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी और उन्होंने अंदर गहराई में जाने का फैसला किया। जब वे सीढ़ियों तक पहुंचे और उतरने लगे तो कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हुआ। जिस दरवाजे से वे प्रवेश किए थे वह अचानक बंद हो गया और सीढ़ियां एक स्लाइड में बदल गई जो उन्हें नीचे खींच रही थी, बिना किसी रोकने के मौके के। दूसरी जगह हम उस रहस्यमय वैज्ञानिक को देखते हैं जो लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मुख्य कारण है। फिर हम उस समूह पर लौटते हैं जो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी रोशनी चालू की। एक पल में उन पर तीरों की एक घनी बौछार फायर की गई।
कुछ ने उन्हें बचने में सफल रहे, जबकि अन्य को चोट लगी और तुरंत गिर गए। उस पल शुएन ने ध्यान केंद्रित किया और याद किया कि उसने अतीत में अपने पिता के साथ क्या अध्ययन किया था। उसे कुछ याद आया जिसे प्रकाश संवेदक कहा जाता था। उसने तुरंत सैनिकों को बताया कि जो हो रहा है वह प्रकाश संवेदकों के कारण है, क्योंकि वास्तव में कोई तीर नहीं चला रहा था। सब कुछ मशीनों द्वारा किया जा रहा था और मशीनें मनुष्यों की तरह नहीं देखती। एकमात्र स्पष्टीकरण प्रकाश संवेदकों की उपस्थिति थी। उसके आधार पर उसने उन्हें बताया कि एकमात्र समाधान सभी रोशनी बंद करना था। एक सैनिक ने फ्लैशलाइट बंद कर दी, फिर एक स्मार्ट चाल चलाते हुए एक फ्लैश ग्रेनेड फेंका जिसने उस स्थान में सभी कैमरों को बाधित कर दिया। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। वे फिर एक अजीब कमरे में पहुंचे। इसके अंदर उन्होंने ऐसे जीव पाए जो मानव की तरह दिखते थे, लेकिन उनके पास जानवरों के सिर थे, आधे मानव प्राणी। पहले उन्होंने सोचा कि वे केवल मूर्तियां हैं। अचानक उनमें से एक ने अपने चारों ओर का कांच तोड़ दिया और सीधे एक सैनिक पर झपट पड़ा, उसे कुछ ही सेकंड में मार डाला। फिर एक और जीव ने अपना कांच तोड़ा और एक अलग सैनिक पर हमला किया, उसे लगभग मार डाला। गोलियों की बौछार तेजी से शुरू हुई, लेकिन सदमा यह था कि ये जीव पूरी तरह से गोलियों से अप्रभावित थे। उस पल सभी को एहसास हुआ कि वे गंभीर मुसीबत में हैं। उस क्षण में शुएन का हाथ दीवार में एक पत्थर पर लगा। एक ही सेकंड में एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। सभी अंदर दौड़ पड़े और कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। उन्होंने राहत की सांस ली और एक ऐसी समस्या से बचने के लिए आभारी थे जो असंभव लग रही थी। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, शांति लंबे समय तक नहीं रही। अचानक फर्श हिलने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह वास्तव में एक कमरा नहीं थी, यह एक लिफ्ट थी। वे वहां कुछ समय के लिए खड़े, फिर लिफ्ट रुकी और दरवाजा खुल गया। जब उन्होंने आगे देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने अपने सामने एक खूबसूरत महिला को सोते हुए देखा। उन्होंने पुलिस वाले से कहा कि उसे जगाए। वह स्वभाव से बेहद डरपोक था, लेकिन उसने कार्य को पूरा किया। जब उसने उसे जगाया तो कुछ अजीब नहीं हुआ। वह सामान्य रूप से जाग गई और रोने लगी। अचानक शुएन ने कुछ भयानक देखा। उसने उसके शरीर में कुछ गहराई से अस्वाभाविक देखा। उसे तुरंत समझ में आया कि वह मानव नहीं थी। उसने चिल्लाया, सभी को जल्दी से उससे दूर जाने के लिए चेतावनी दी। जैसे ही उसने उसके शब्द सुने, उसकी उपस्थिति पूरी तरह से बदल गई और भयानक हो गई। एक झटके में उसने पुलिस महिला पर हमला किया जो उनके साथ थी, जिसका नाम मैकी था। उस पल घटनाएं बेतरतीब ढंग से फट गईं और असली अराजकता शुरू हो गई। आपके लिए जो आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची है। महिला ने मैकी पर हमला करने के बाद उसके साथी अधिकारी ने तुरंत आगे कूदकर बचाव किया। हमें पता चला कि उसका नाम यांग था। उसने उसके स्थान पर प्रहार सा। मैकी रोने लगी और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। यांग ने अपनी अंतिम सांस ली और मर गया। शुएन क्रोधित हो गया और उससे पूछा कि वह उन पर हमला क्यों कर रही थी। उसने यह भी पूछा कि वह इतनी भयानक रूप में क्यों बदल गई। महिला ने उसकी बात सुनी, फिर कहा कि चूंकि वह वैसे भी मरने वाला था, इसलिए उसे वह रहस्य बताने में कोई हर्ज नहीं था जो उसने छिपाया था।